साहब हमारे साथ जॉन हुसैन साहब हैं और जॉन मुसलसल वहाँ से जो है वो अपडेट करते रहते हैं, हमारे साथ गाए बगाए मौजूद रहते हैं। तो ज़रा उनसे मालूमात हासिल कर लेते हैं। जॉन, ये बताएं कि क्या इस वक्त सूरत हाल है, ख़ास तौर पे जो खार्क जजीरा उस पर महदूद हमला हुआ, कितना नुकसान पहुंचा और इस वक्त क्या सिचुएशन है? बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब और बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब मुझे बुलाने के लिए। देखिए, यहाँ जो कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप कि मैं सबसे बड़ा हमला करने वाला हूँ और हम सब कुछ तबाह कर देंगे, और हमने सब कुछ तबाह कर दिया। खार्क आइलैंड से तो अभी भी तेल जा रहा है, जहाँ तक मेरी मालूमात मुझे मिली है। और जो डैमेज हुआ है वो बिल्कुल मिलिट्री जो वहाँ पे पोस्ट थी उनको डैमेज किया गया, और सिविलियन जो है वहाँ पे जो रहते थे उनको भी ज़ाहिर है वो काफ़ी सारी जानें वहाँ पे भी गई। लेकिन लोडिंग बहरहाल चल रही है, तेल बहरहाल ईरान वहाँ से ही बेच रहा है अभी भी, खार्क आइलैंड से। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि यानी इसको ये जो वजह क्या बनी कि महदूद हमला क्यों किया गया? बातें तो बहुत की जा रही थी कि ये शहरग है, 90% तेल की तरसील यहाँ से होती है, ये तबाह हो जाए तो ईरान को जो है वो शदीद नुकसान पहुंचेगा, तो फिर इस पर महदूद हमला क्यों हुआ? देखें, वो डराना बहुत अच्छा सवाल है पहले तो। और ये मेरे ख्याल में अमेरिका डराना चाह रहा था ईरान को कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो, वरना अभी तुम्हारे मिलिट्री को हम मार सकते हैं तो तुम्हारी तेल की चीज़ों को, तंजीबात को भी मार हम्म। सकते हैं वहाँ पे। अब अमेरिका जो ब्लफ खेल रहा था, ईरान तो उसमें नहीं आया। उसने यूएई के ऊपर जो, क्योंकि जाहिर है हिमार मिसाइल्स वहां से यूज हुई थी, दुबई के पास रास अल खैमा से अमेरिकन हिमार मिसाइल्स लॉन्च की थी। और स्ट्रेटो टैंकर्स और रिफ्यूलर्स भी सऊदी अरेबिया और दूसरे ममालिक के साथ दे रहे थे अटैक्स में। तो दुबई के ऊपर जो जवाबी उन्होंने हमला किया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को अब निशाना बनाना शुरू किया अमेरिका के, आई थिंक उसमें अमेरिका को अब समझ में आ गया है कि इतना आसान नहीं है ये ब्लफ करना। क्योंकि अगर हमने इनकी तेल की तंजीबात पे खार के अंदर हमला किया, पहले भी तेहरान के अंदर ऑयल डिपो, शहराम ऑयल डिपो को हिट किया था, और दो रिफाइनरीज और थी ईरान के अंदर जिनको हिट किया था, जिसकी जवाबी कार्रवाई में हाइफा के अंदर आपने देखा कि ईरान ने अटैक किया, और कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो ऑयल डिपो था उसके अंदर हमने आग लगती हुई नजर आई। तो अमेरिका को अब पता है, लिमिटेड हमला इसीलिए किया क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं ऑयल के ऊपर मारूंगा तो ये चांसेस हैं कि ईरान पूरे ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को, जितना भी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है, शेल का और एक्सॉन का और जितने भी कंपनीज हैं उनका ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको पूरी तरीके से जो है वो निशाना बनाने की कोशिश करे। जॉन, हो भी सकता कुदरत है ने भी बाद कुछ में। साथ दिया है, कहा जा रहा है कि जी बास जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑयल तनसीबात को निशाना बनाया गया वहाँ पर बाद में बारिश हो गई, कहीं कुछ इलाकों में बर्फबारी भी हुई है, तो कुदरत ने भी साथ दिया। जी जी, एब्सोल्युटली सलमान साहब, बिल्कुल कुदरत ने साथ दिया। तेहरान में जो हालात थे उस हिसाब से तो लग रहा था कि जैसे कोई केमिकल वेपन यूज कर लिया। मतलब सबकी तबीयतें खराब, सबकी, क्योंकि इतना धुआं था पूरे शहर के अंदर कि कोई सही से सांस भी नहीं ले पा रहा था। अल्लाह की तरफ से है कि बारिश हुई, बर्फ भी पड़ी। और अल्लाह की तरफ से एक और चीज़ हुई सलमान साहब, अल्लाह की तरफ से ये हुआ कि कुवैत के अंदर 3 अमेरिका के फाइटर जेट्स जो हैं वो मैजिकली जो है वो गिर गए। और अल्लाह की तरफ से उनके जो ऊपर जो स्ट्रैटो टैंकर्स थे वो भी जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए हवा में, इराक में। तो एक एक डिस्ट्रॉय हुआ, एक बहरहाल डैमेज हुआ है। तो बहरहाल अल्लाह ने बड़ा साथ दिया है इस जंग में, और नो डाउट, देयर इज नो डाउट कि अभी भी आई थिंक जिस तरीके से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, बड़ी बात है। इसमें हिम्मत जो है सिर्फ खुदा ही दे सकता है। तो जॉन ये बताएं कि अब 17 दिन हो गए हैं, यानी आप अगर पीछे मुड़ के देखें तो किस तरह जायज़ा लेंगे इस जंग का, और आज जहां आप खड़े हैं आगे की तरफ देखें तो क्या नक्शा आपको नज़र आ रहा है? शामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा सवाल है ये। देखिए, पीछे अगर मुड़ के मैं देखूं तो जब शुरू नहीं हुई थी जंग तब भी मैंने कहा था कि ये जो अमेरिका है ये नहीं, मुझे तो लग रहा था बहरहाल नहीं करेगा अटैक। लेकिन अगर करेगा, मुझे ये भी पता था कि कहीं ना कहीं हो सकता है, तो अगर करेगा तो बड़ा नुकसान है। और नज़र यही आ रहा है कि जिस तरीके से इसने, अमेरिका ने आई थिंक मिस कैलकुलेट करके जो कदम उठाया, उसके अंदर बेचारी मासूम जो लोग हैं, मासूम जानें इतनी सारी गई, हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो शहीद हुए, सिर्फ इस जिद पे कि इसराइल को किसी तरीके से खुश कर दिया जाए। और मेरे ख्याल में आगे जो मैं देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि इसराइल खुश नहीं होगा, उल्टा अमेरिका का जो पूरा क्रेडिबिलिटी और पूरी उसकी माइट है एज अ ग्रेट पावर, अभी भी आप देख लें उसके दोस्त ईरान से परमिशन मांग रहे हैं कि भाई हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाएं या ना जाएं, और कोई साथ देने के तैयार नहीं है ट्रम्प के उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाए। उनके अपने एयरक्राफ्ट कैरियर वो नहीं भेज पा रहे, अपनी नेवी को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। तो बहुत बुरा हाल है। आगे मैं देख रहा हूँ कि अमेरिका का पूरा भरम, जैसा कि आयतुल्लाह खामनाई ने कहा था कि एक सुपर पावर भी ऐसी ऐसा खा सकती है कि वो कभी फिर जो है उठे ना किसी के खिलाफ। तो आई थिंक मुझे सच होती हुई नजर आ रही है बात, शामी साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, जॉन, ये भी बताइएगा कि पासदारान वो तो इनकलाब जो कह है। रहे हैं कि हमने ईरान की जी जी, शामी साहब आप कंटिन्यू। ईरान की जो दिफाई ताकत है
जो बहरिया की ताकत है उसको तबाह कर दिया, जहाज़ डुबो दिए हैं, और ईरान जो है उसके पास कोई अब जंगी सलाहियत बाकी नहीं रही। ये प्रेसिडेंट ट्रंप रोज़ ये कहते हैं और फिर अपने हलीफों को आवाज़ भी देते हैं कि आइए आपने हुर्मुज़ मिल के खुलवाते हैं। तो क्या कितना ज़ोफ़ पहुंचा है और क्या आपको महसूस हो रहा है यहाँ बैठकर? जी शामी साहब, रोजाना वो कहते हैं, लेकिन एक्शन हमें, अमल जो है उसके ऊपर नजर नहीं आता। ईरान तो कह रहा है कि आप आए, बिस्मिल्लाह करें, प्लीज अपने कैरियर लेके आए जो लेके आए हैं, खुलवाएं अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवा सकते हैं तो। और ट्रम्प जो है ना, वो रोजाना की बुनियाद पे जो स्टेटमेंट बदल रहे हैं, वो उनकी परेशानी का जो जो आलम है उसको दिखा रहा है कि वो किस तरीके से प्रेशर, इंटेंस प्रेशर में है। और मुझे नहीं लगता वो, भले अपनी दुनिया में लीडरान को भी उन्होंने कहा कि छुप गए जाके, उन्होंने अपनी दुनिया में सोचा कि यहाँ रिजीम चेंज भी होने वाला है, उन्होंने अपनी दुनिया में सोचा कि यहाँ से मिसाइलें नहीं जाएंगी, सारे एयर लॉन्चर्स खत्म कर दिए, वो भी दिख गया कि सबसे बड़ा हमला 37th वेव में हुआ। उन्होंने इसमें कहा ये कि भी नेवी ऐड कर खत्म लें कर दी, हमें नजर जॉन, आ रहा इसमें है। ये भी ऐड कर लें कि पासदाराने इनकलाब जो हैं उनका कहना है कि जी हम तो अभी 10 साल पुराने जो हमारे मिसाइल जी, हैं वो इस्तेमाल यस, कर रहे हैं, अभी तो वेरी हमने। इंपॉर्टेंट सलमान हाँ। साहब, ना सिर्फ 10 साल पुराने, जो नई जनरेशन की मिसाइल्स हैं उन्होंने यूज ही नहीं की, और जो स्टॉक पाइल इनका जंग के बाद, इसराइल की जंग के बाद बना था, वो तो पन्नी के ऊपर उसके जो है ना पैक पड़ा हुआ, उसको टच भी नहीं किया गया है। तो आप ये सोचें कि ईरान ने अभी, कमांडर का एक और बयान आया इसके साथ साथ, कि अगर हम जितने भी अचीवेबल टारगेट्स हैं, मूसवी साहब जो एरोस्पेस कमांडर हैं, उनका बयान आया है, जितने भी अचीवेबल टारगेट्स हो सकते हैं इसराइल के अंदर और अमेरिकन इंटरेस्ट के अंदर, पूरे रीजन के अंदर, उन सारे टारगेट्स को अगर हम अचीव भी कर लें, मतलब उसके अंदर इंटरसेप्शन भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, उन सारे टारगेट्स को अगर हम अचीव भी कर लें, तो भी 10 गुना ज्यादा हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, अच्छा। उसका भी 10 गुना ज्यादा स्टॉक। सिर्फ आज तो ना वो सलमान साहब आप, मैं जॉन शामी साहब के भी लिए जो है वो हम, क्योंकि ज़ाहिर है गाए बगाए चीज़ें से शेयर करते रहते हैं जो आप जिक्र कर रहे हैं। अल जज़ीरा ने जो एक रिपोर्ट दी है और उसमें बताया है कि जो मुख्तलिफ जिन आप मिसाइल्स की बात कर रहे हैं उसमें यानी कि शहाब 1 है, फतेह 110 है, राद 500 है, हम अपनी स्क्रीन पर ये साथ साथ दिखा भी रहे हैं आपको, और शहाब 2 है, फतेह 313 है, कुद्स है, या अली एक जो है वो मिसाइल है, फिर जुल्फ़िकार है, क़याम है या कायम है, कदर है जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, शहाब 3 है, फिर खुरम शहर भी है, इसके अलावा कदर भी है, सजील मिसाइल जो है जो कि सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल करता है, डांसिंग मिसाइल्स को कहा जाता है, वो भी जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, फिर इमाद एक मिसाइल है। सवाल ये है कि फिर अगर ये ज़ख़ीरे जो हैं बकौल उसके तबाह कर दिए हैं, तो फिर यानी ईरान की अब क्या पास क्या ऑप्शन है, या ईरान सोच क्या रहा है कि वो मजीद इसको कितने अरसे तक चलाने का इरादा रखता है या डिफेंस का इरादा रखता है? देखिए ईरान, सलमान साहब, ईरान जितना देर चाहे इस कॉन्फ्लिक्ट को खींच सकता है, भले इसके मिसाइल्स खत्म हो जाएं, भले मैं कहता हूं सब कुछ हो जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो एक ऐसा चोक पॉइंट है जिसपे ईरान इफेक्टिवली, आई थिंक डिफॉल्ट पोजीशन जितनी देर तक चाहे उसको खींच सकता है। और मेरे ख्याल में अगर ये हम कह देते हैं चलने के नहीं, हमेशा तक तो नहीं रख सकता, लेकिन मेरे ख्याल में इतना तो पक्का है कि अमेरिका, इसराइल, या जो अरब ममालिक अमेरिका और इसराइल का साथ दे रहे हैं डायरेक्टली, उनको आई थिंक आउटलास्ट कर सकता है ईरान। और उनके अंदर अभी आप देख लें, पहले भी मैं कहता हुआ आ रहा हूँ, बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है अंदर ही कि इसराइल को क्यों इंटरसेप्टर्स दिए जा रहे हैं और अरब ममालिक को जो है इंटरसेप्टर्स क्यों नहीं दिए जा रहे। 4 थैट की बैटरीज हैं जिनको ईरान ने जो है वो नुकसान पहुंचाया, उनका रेडार सिस्टम पूरा तबाह कर दिया, और साउथ कोरिया से फिर एक बैटरी मंगवानी पड़ी इसराइल को बचाने के लिए, और यहाँ पे जो रीजन्स हैं उसके उनके अंदर भी एक, फिर वहां पे भी टेंशन हुई। तो आई थिंक वहां पे इंटरसेप्टर्स का अगर हाल देखें तो ईरान की मिसाइलें खत्म होने से पहले इंटरसेप्टर जो है वो खत्म हो जाएंगे। इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से, 1000 का टारगेट, 1000 इंटरसेप्टर्स, थर्ड इंटरसेप्टर्स का 1000 मिसाइल्स का टारगेट दिया है अमेरिका ने लॉकहीड मार्टिन को। वहां पे भी लॉकहीड मार्टिन ने कहा कि भाई हम 1 साल के अंदर ये पूरा नहीं कर सकते, वहां पे भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। 6 टोटल थैट की इनकी डिफेंसेस थी इस रीजन के अंदर, और 2 और थैट की बैटरीज कहीं और स्टेशनड है, इंसर लेक बेस फॉर एग्जांपल, शायद कह रहे हैं लोग कि शायद वहां पे भी है, लेकिन बहरहाल उसमें से 4 तो इन्होंने जो है वो खत्म कर दी। एक एक बैटरी के अंदर एक एक इंटरसेप्टर जो होता है वो $12.5 मिलियन का होता है। बिल्कुल। और आप ये सोचें कि वो $12.5 मिलियन की जो कॉस्ट है, $30,000-20,000 के ड्रोन के साथ, वो किस तरीके की है। पेट्रियट का जो सिस्टम है, पेट्रियट की भी मिसाइल $5.5 मिलियन की होती है एक इंटरसेप्टर की।
तो इट्स अ ह्यूज इकोनॉमिक, एक जो कॉस्ट है बहुत बड़ी इकोनॉमिक कॉस्ट है, और ना सिर्फ इकोनॉमिक कॉस्ट है बल्कि फिजिकली अब इसराइल के अंदर आप देखें नई वेव्स की अगर वीडियोस देखें तो उनका नजर आ रहा है बाकायदा कि आयरन डोम बिल्कुल थक चुका है और दूसरे सिस्टम्स बिल्कुल थक चुके हैं इसराइल के अंदर, क्योंकि ना सिर्फ रेडार्स को डैमेज किया गया बल्कि फिजिकली स्टॉक पाइल उनका कम हो रहा है। इसीलिए हिजबुल्लाह और ईरान का जो जॉइंट कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक था वो नजर आ रहा था कि 100 के 100 रॉकेट इस तरीके से जा रहे थे जैसे कोई मसला ही ना हो। तो आई थिंक बहुत बुरी हालत है इस वक्त भी इसराइल के अंदर, वो तो हमें पता नहीं चलता, वो तो ईरान ने इजाजत दी हुई है, CNN भी आया है यहाँ पे, मैं भी बैठा हुआ बातें कर रहा हूँ आप लोगों से, अल जजीरा TRT सब खुला हुआ है। हाँ जी। तो वहां से अगर कोई खबर ले तो बुरा हाल है वहां पे, और आई डोंट थिंक कि वो लोग खींच सकते हैं इतना लंबा जितना ईरान खींच सकता है।